नमस्कार साथियों, स्टडी IQ PCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनसेंसर्ड का जो हमने पहला एपिसोड किया था, हमें बहुत सारी ओपिनियंस मिली, कमेंट्स मिले। सो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर दीपान्विता। इन्होंने JNU से PhD करी है। इजरायली यूनिवर्सिटी में ये विजिटिंग फेलो रह चुकी हैं एंड शी हैज़ रिटन अ लॉट ऑन मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया पे। सो दीपान्विता मैम, इट्स आर ग्रेट प्लेजर टू हैव यू विद अस। Thank you. एंड दीपान्विता मैम, जस्ट टू क्लैरिफाई दिस थिंग टू ऑल आवर व्यूअर्स, मैं आपके वीडियोस जो स्टडी IQ IAS पे आते हैं मैं देखता रहता हूँ उनको। Thank you. Thank you. और ये थॉट वहीं से आया कि आपको बुलाया जाए और इंटरनेशनल रिलेशन में, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में और वर्ल्ड ओवर जो कुछ भी चल रहा है, आपकी ओपिनियन ली जाए। Thank you, Rahul. Looking forward. ठीक है मैम, तो मैम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेबरिंग कंट्री से ही स्टार्ट करते हैं, नेपाल पे चलते हैं। तो वहाँ पे जो उथल पुथल हो रही है, क्या आपको लगता है हिंदू मोनार्की कैन रिटर्न इन नेपाल? हाई चांस है राहुल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इंडिया और चाइना को बैलेंस नहीं कर पा रही है। इस साल ही 2 विजिट्स हो चुकी हैं और दोनों विजिट्स में बैलेंसिंग एकदम नहीं हुआ। अभी पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी जो हालत है, हाई प्रोबेबिलिटी है, लोकल डिमांड भी है, तो हिंदू मोनार्की कैन कम बैक। ओके मैम, नेपाल से पाकिस्तान पे चलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो बता दीजिए कि एक जो सोशल मीडिया पे हम लोग देखते रहते हैं कि पाकिस्तान को बाल्कनाइज कर देंगे, इतने हिस्सों में तोड़ देंगे, उतने हिस्सों में तोड़ देंगे। तो क्या ये तोड़ना सही रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान पहले भी टूट चुका है, बट अभी जो पाकिस्तान है वहाँ पे कंटिन्यूटी है, वो है डीप स्टेट का मिलिट्री। तो तोड़ना एक बात है, बट जो रेजिलियंट फैक्टर है, जो स्टील रन करता है, तो आपको अटैक करना पड़ेगा उस स्टील स्ट्रक्चर को, वो है मिलिट्री। उसको डीलेजिटिमाइज नहीं करोगे तो आप बैल्कनाइज नहीं कर पाओगे, पाकिस्तान को तोड़ नहीं पाओगे आप। और शायद ये हमारे इंटरेस्ट में भी रहेगा कि हम उसको बाल्कनाइज नहीं करें। करेक्ट। और लेटेस्ट सपोज हम पाकिस्तान को तोड़ते नहीं या बाल्कनाइज नहीं करते, सो पाकिस्तान के जैसे हालात रहते हैं, नो PM हैज़ बीन एबल टू कंप्लीट फुल टर्म आज तक। करेक्ट। तो क्या पाकिस्तान एग्जिस्ट करेगा या खुद में ही विल इट कोलैप्स? तो पाकिस्तान के जो PM होते हैं उनका इलेक्शन नहीं होता है राहुल, उनका सिलेक्शन होता है। मिलिट्री सिलेक्ट करती है कि कौन सा लीडर बनेगा। आज के दिन आपको पता ही है, नवाज शरीफ को सिलेक्ट किया जा रहा है। फ्यूचर पाकिस्तान का बहुत क्लियर है, कोई भी सक्सेसर आया नहीं है, तो मिलिट्री रूल हाईली प्रोबेबल है नवाज शरीफ के बाद। तो इससे कंटिन्यूटी तो रहेगा, बट वही है, मिलिट्री को डीलेजिटिमाइज करने का बहुत ज़रूरी है, एंड वी आर ऑलरेडी डूइंग इट। दो वाल डॉक्ट्रिन तो वही है। एंड मैम, इसी से रिलेटेड चाइना है, चाइना भी हमारे पड़ोस में है। तो चाइना पे मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बट पर्सनैलिटीज़ पे जाऊंगा। हमारे पास मोदी जी हैं और हम लोग पुतिन को देख के बड़े हुए हैं। पुतिन जी जा ही नहीं रहे हैं, जब से चाइल्डहुड है पुतिन इज़ लाइक परपेचुअल फिगर। और यहीं पे चाइना के शी जिनपिंग हैं। सो आपको जो आज के टाइम में सोशल मीडिया या बाकी चीज़ें पढ़ के क्या लगता है, मतलब एक ऑरा या कल्ट फिगर जिसको कहते हैं, इन तीनों में से आपको सबसे बड़ा कल्ट फिगर या ऑरा वाला पर्सनालिटी कौन लगता है? सो राहुल, शी जिनपिंग और पुतिन दोनों ही डिक्टेटर्स है, अथॉरिटेरियन लीडर्स है। उनको ज़रूरत नहीं है ये ऑरा, वो लोग बस मैन्युफैक्चर करते हैं इंटरनेशनली। मोदी जी जो है वो कल्ट फिगर हैं, उनका फॉलोइंग हुआ है। इसी वजह से जो बाइडन से लेके मेलेडी तक, #मेलेडी हैज़ हैपेंड। सो कल्ट लाइक फिगर इज डेफिनेटली मोदी जी। सो मोदी जी अपार्ट फ्रॉम हैंडलिंग हमारे 100 करोड़ को तो संभाला ही है, बाद में इटली और बाकियों का भी। भाई, द डे इटली कम्स आउट ऑफ BRI यू सी अ #मेलेडी, कम ऑन। उससे ज़्यादा कल्ट लाइक फिगर आप किसको डिस्क्राइब करोगे? एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज ये सब मतलब सॉफ्ट इन्फ्लुएंस से हुआ है। देयर हैज बीन नो सॉफ्ट पावर से हुआ है। ओके मैम, यहीं से आपने मिडिल ईस्ट पे बहुत कुछ लिखा है, वेस्ट एशिया पे भी आपके पेपर्स पब्लिश हुए हैं। तो एक कंट्री है ईरान। तो ईरान पे इस टाइम पे जो रिलीजियस होल्ड है वो बहुत ज़्यादा है। सो आप क्या देखते हो इन फ्यूचर, कैन देयर बी अ मूवमेंट ऑफ लिबरलिज्म अगेन स्वीपिंग ईरान इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, विमेन राइट्स? क्या इसकी पॉसिबिलिटी लगती है आपको? यहाँ पे 2 चीज़ है राहुल। एक ये है कि ईरान में जो डीप स्टेट है वो है आपका अयतुल्ला का होल्ड। तो रिलीजियस होल्ड इतना है कि वहाँ पे भी डीप स्टेट के वजह से यू विल नॉट सी एन अरब स्प्रिंग काइंड ऑफ अ मूव। बट जिस तरह से सऊदी अरेबिया में लिबरल आइडियाज़ आ रहे हैं, स्पेशली मोहम्मद बिन सलमान लेके आ रहा है, क्राउन प्रिंस जो है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ईरान में भी ऐसे कुछ स्टेप्स लिए जाए सऊदी अरेबिया को देख के, क्योंकि डिमांड आएगा, बट लिबरल वेव नहीं। थोड़ा मतलब आउटलेट दे देंगे जो पीपल की एस्पिरेशन, ताकि प्रोटेस्ट ना हो, ताकि एक सिमरिंग वो रहे,
मैम यहीं से एक हमारे नेबरिंग कंट्री में से ही एक, मतलब अफगानिस्तान को लगा लीजिए, ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर इसे कहते हैं। तो क्या यहाँ पे कभी लाइफ लिविंग सोसाइटी ऐसा कंट्री ये लोग फिर से मतलब खुशी से रहेंगे, या वही चीज़ जो चलती आ रही है सदियों से, बॉम्बार्डमेंट बैटलफील्ड, वही रहेगा अफगानिस्तान आगे चल के भी? प्रॉब्लम है कि गांधार या जो अफगानिस्तान को कहा जाता है, उसको एक्चुअली कोई प्रॉपरली कंट्रोल इसीलिए नहीं कर पाता है क्योंकि अफगानिस्तान को वो जियो पॉलिटिकल सेटअप है कोई समझा ही नहीं है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई एम्पायर एक्चुअली होल्ड नहीं कर पाता है। एंड क्यों नहीं कर पाता है वो भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि हमेशा से बिकॉज इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ द कनेक्टिविटी फ्रॉम वेस्ट एशिया टू सेंट्रल एशिया, तो हमेशा से इन्वेजन हुए हैं, ट्राइबल्स आके यहाँ पे रहे हैं, तो लेट द ट्राइबल्स रूल ना। ब्रिटिशर्स ने भी तो वही सीखा था, मुगल्स ने भी वही किया था कि एक ट्राइब के अगेंस्ट एक ट्राइब लड़ा के वो लोग अफगानिस्तान पे रूल करते थे। बट गलती यहाँ पे होती है यूएसएसआर की तरफ से, यूएस की तरफ से। वो चाहते थे कि वो जाके रूल करे। नॉट पॉसिबल इन अफगानिस्तान। आपको ट्राइबल्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, आपस में लड़वा लो। तो मैम आजकल जो देखने को मिलता है, एक साइड तो ये रहती है जो अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, जो इंडिया का रोल रहा है इट इज़ मोर टुवर्ड्स स्टेबलाइजिंग। बट ऐसा देखने में हम जितना उनको स्टेबलाइज करने जाते हैं वो उतना हमसे दूर भागते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब यहाँ पे हमारी पॉलिसी क्या हो सकती है या क्या होनी चाहिए? ये सबसे बड़ा जियो स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन था कि हमें लगा था कि यूएस के साथ रहेंगे तो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा, तो हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को काफ़ी सपोर्ट किया। एंड व्हेन यूएस विड्रॉ करता है तो इफ़ यू लुक एट दैट टाइम हमारा कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं था। हमारा एक ही था कि हम टेररिस्ट से बात नहीं करते थे। बट इस साल से हम तालिबान से इंटरेक्शन करना शुरू कर चुके हैं। चाइना ने ऑलरेडी एक एम्बेसडर भेज ही दिया हुआ है वहाँ पे, रिप्रेजेंटेटिव सो कॉल्ड। तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग। हम इतने अग्रेसिवली नहीं करते हैं, बट हाँ अफगानिस्तान में वो जियो स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन तो था हमारा। आगे जाके वी शुड एक्चुअली हैव आवर ओन ट्राइब्स जो हमारे साथ फेवर में रहे, एंड एक प्रॉपर गेम प्लान होना चाहिए हमारा। सो मैम आप भी क्या बिलीव करते हैं गुड तालिबान बैड तालिबान? Oh, absolutely. देयर इज ओनली वन तालिबान? No, there is good Taliban, bad Taliban, there is worse Taliban, there are multiple groups, and ये तालिबान को भी पता है क्योंकि आज के दिन में भी सिविल वॉर चल रही है अफगानिस्तान में। सो मे बी शायद हमें आज तक पता नहीं चला है कि कौन से तालिबान से हम लोग नेगोशिएट या बात कर रहे हैं। करेक्ट। ठीक है मैम, अफगानिस्तान से बाहर निकलते हैं, वेस्ट एशिया को, मिडिल ईस्ट को एक इन जनरल वे में देखते हैं। तो क्या आप देखते हो अरब स्प्रिंग जैसा पार्ट 2 या कोई नया रिवोल्यूशन मिडिल ईस्ट में होता हुआ? नहीं, पहला अरब स्प्रिंग जो आया था उसमें यूएस का काफ़ी सपोर्ट था। आज के दिन यूएस डिक्लाइन में है और जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो सपोर्ट करता है चाइना को। तो जो ऑल्टरनेटिव हेजिमॉन है वो चाहता है कि जैसा है वैसा ही रहे। तो देयर इज़ नो वे देयर इज़ अनदर वेव कमिंग, जैसा रहेगा वैसे ही रहने वाला है। मैम यहाँ से आपके एक्सपर्टीज़ वाले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ इजराइल फ़िलिस्तीन वाले पे। तो मैं मतलब इस पे काफ़ी तरीके से बातचीत हो चुकी है, बस मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा इस पे, इस टाइम पे इजराइल और फ़िलिस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है ज़्यादा गलत कौन है? इतना आसान नहीं है राहुल, क्योंकि आप बिना कॉन्टेक्स्ट के किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। आप इसको स्टाइलोज में भी नहीं देख सकते हो, साइलोज में भी नहीं देख सकते हो, क्योंकि शुरुआत होती है हमास की तरफ से। जो इजराइल करता है गाज़ा में और कर रहा है वो एब्सोल्युटली गलत है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमास ने टनल्स बनाया है और टनल जो है वो हॉस्पिटल्स के नीचे, स्कूल्स के नीचे है। दोनों की तरफ से गलती हो रही है एंड बीच में एज यूजुअल सिविलियंस कोलैटरल डैमेज होकर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। एंड दैट इज़ द रियलिटी। आईआर में सिविलियंस का कोई रोल ही नहीं है, उसको सिर्फ कोलैटरल डैमेज ही कहा जाता है और हम सिर्फ यही देखते रहते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, कितना किसके पास वेपन्स है, बट वो वेपन किसको मारते हैं उसको कभी कैलकुलेट नहीं होता है। एंड दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट थिंग आई थिंक। एब्सोल्युटली। मैम हाल फिलहाल में आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, बाकी सब जगह न्यूज़ चल रही है कि जो हमास के जो सोल्जर्स हैं या जो भी हमास के लिए फाइट करते हैं, दीज पीपल आर सरेंडरिंग, उनकी सरेंडर की पिक्स आ रही हैं। तो जब हमास सरेंडर करेगा एक वैक्यूम क्रिएट होगा, तो वो वैक्यूम कौन लेगा? क्या बाहर से कोई कंट्री इन्फ्लुएंस करेगी, या जो प्रेजेंट जनरेशन है फ़िलिस्तीन की जिसने ये सब होता हुआ देखा है, वो जो ये मूवमेंट है या जो भी कह लो आप, जो इंसर्जेंसी है या जिस फॉर्म में भी आप इसको नाम दो, उसको कंटिन्यू करेगी आगे आके? आप कैसे देखते हो हमास का वॉइड कौन फिल करेगा? सबसे पहला मेरा यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन होगा कि हमास ने किसका वॉइड फिलअप किया था। तो इफ़ यू रिमेंबर दैट पीएलओ एक समय में काफ़ी वायलेंस यूज़ करती थी फॉर द पैलेस्टीनियन मूवमेंट विच वाज आल्सो जस्टिफाइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो यासिर अराफत जब पीस टॉक्स पे आ जाता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन था इस पे
पैलेस्टीनियन लोगों के तरफ से। तो इसी वजह से ये एक वॉइड क्रिएट होता है जहाँ से हमास इमर्ज करता है। हमास एक बार इमर्ज करता है, बट वो गाज़ा में ही लिमिटेड रहता है, वो वेस्ट बैंक में नहीं आता है। हमास को डिस्ट्रॉय करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जिस तरीके से इजराइल बॉम्बार्ड कर रहा है गाज़ा को, द नेक्स्ट जनरेशन व्हाट दे आर सीइंग, दे आर गोइंग टू पिक अप वायलेंस। उसके लिए टाइम लगेगा। इमीडिएट वैक्यूम फिलअप के लिए हिजबुल्ला है, और हिजबुल्ला इज अ एनिमी जो इजराइल डिफीट नहीं कर पाएगा। उनका टेक्नोलॉजी, उनका वॉरियर एलिमेंट जो भी है, उनका जो सरप्राइज अटैक का टेक्निक है, वेरी डिफिकल्ट फॉर इजराइल। So it's going to get complicated. ओ यस एंड वी ऑल नो कि हमास और हिजबुल्ला को कौन सपोर्ट कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात है, दोनों ही जाते हैं दमिश्कस में ट्रेनिंग लेने, और दमिश्कस इज इन सीरिया। तो वहाँ पे ईरान, सीरिया, टर्की तीनों का हाथ है इन ट्रेनिंग, फाइनेंशियल एड, एवरीथिंग। अगेन कमिंग फ्रॉम अ पर्सनल एनेक्डोट, यहाँ पे जब आयरन डोम से फायर होता था, तो 2015 की स्टोरी है कि 2015 में मैं वहाँ पे थी, तो हमें ऐसा लगता था कि अरे आयरन डोम है, कोई भी रॉकेट नहीं पहुँचेगा। बट आज के दिन जिस तरीके से आयरन डोम फेल हुआ है, हिजबुल्ला हैज़ परफेक्टली कैलकुलेटेड कि भाई आयरन डोम नहीं काम करने वाला है। इन अदर वर्ड्स, हिजबुल्ला इज रेडी। जिस दिन उनको चाहिए होगा वो आयरन डोम को ख़त्म कर सकता है। तो मैम, अगर सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई है जिस लेवल पे आप बता रहे हो, ये कहीं ना कहीं एक फेलियर दिखाता है यूएस का भी। करेक्ट। तो इससे ये चीज़ तो मतलब स्टैब्लिश होती है कि यूएस आज की डेट में वो सुपर पावर नहीं है जो किसी ज़माने में वो हुआ करता था। राइट। अब जो यूएस जो इन्फ्लुएंस करने का या कंट्रोल करने का जो रोल लेता था बाकी कंट्रीज़ में, अब आप क्या देखते हो? चाइना या रशिया, क्या इनमें वो चीज़ है कि ये यूएस वाला रोल ले सकते हैं? सो चाइना इकोनॉमिक गेम प्लान खेल रहा है। चाइना उस तरीके से हेजिमोन नहीं बनना चाहता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसको सिर्फ लग रहा है कि यूएस को डिफीट करना है। इससे जो हेजिमनी होगा या हेजिमोनिक इंस्टीट्यूशंस होंगे वो ऑफ कोर्स हर्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से क्राइसिस आ रहा है, हम न्यू कोल्ड वॉर फेज में आ चुके हैं। आई डोंट सी कि इट्स गोइंग टू बी एन यूनिपोलर वर्ल्ड राहुल। मेरे को लगता है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ही आएगा जहाँ पे रीजनल पावर्स का काफ़ी मेजर से रहेगा। सो जो हमारे पुतिन का सपना है दैट वन डे ही विल बी ज़ार नॉट जस्ट ऑफ रशिया, पूरी दुनिया के, तो दैट यू डू नॉट सी गेटिंग फुलफिल्ड। चाइना उसका टेरिटरी लेके बोलता है ये हमारा है। अगस्त के मैप में देख लो, और आप बता रहे हो कि भैया वो ज़ार बनेगा वर्ल्ड का। कम ऑन, चाइना को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। सो मतलब दुनिया में द डिसऑर्डर, द एंट्रोपी इज गोइंग टू इंक्रीज। हाँ, वी आर इन द न्यू कोल्ड वॉर राहुल, एब्सोल्युटली। अभी हमारा नेक्स्ट मैंने फ्यू डिकेड्स, वन कांट इवन कैलकुलेट, हम लोग न्यू कोल्ड वॉर फेज में रहेंगे। अभी तो हम लोग रहेंगे, मतलब इंडिया भी ड्रैग करेगा। एब्सोल्युटली। तो हमारे डीएनए में है ये लीडरशिप का रोल लेना, या विल बी ऑलवेज प्रीचर्स की नॉन अलाइनमेंट रहे, पीस रहे, नॉन वायलेंस रहे? क्या वो लीडरशिप वाला डीएनए या वो लीडरशिप वाली बात है इंडिया में? करंट गवर्नमेंट को ले लें या करंट पर्सनैलिटीज़ को ले लें, क्या डू यू सी कि मतलब हम वर्ल्ड लीडरशिप ले सकते हैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ पे? सो राहुल, यहाँ पे मैं डीएनए वाले वर्ड पे आऊँगी। एंड बिफोर colonialization, we were 25% of the world GDP. When Britishers left us, we were at 2% of world GDP. 75 years, we are back to being the fifth largest, fourth largest. तो डीएनए में तो है। डीएनए में तो है। तो क्या हमारे पास उस चीज़ का प्रोसेस है वर्ल्ड लीडरशिप के लिए? और आर वी वेटिंग फॉर एन एक्सीडेंट? कोई एक्सीडेंट होगा और हम जो है प्रोपेल कर जाएंगे वर्ल्ड लीडरशिप में? नहीं, हम एक्सीडेंट के लिए तो नहीं वेट कर रहे हैं, बट हमारा प्लान अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट टू बी अ हेजिमोन ऑल्सो। वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपोलर। बेसिकली आप सेंटर ऑफ पावर बनने की बात कर रहे हैं, एंड दैट हैज़ ऑलवेज बीन आवर गोल। हम कभी हेजिमॉन बनने के लिए या इंस्टीट्यूशन क्रिएट करके, जैसे चाइना कर रहा है एक्सपेंशनिज्म, हम कभी भी ऐसे नहीं थे। दैट्स वाई वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी मिलिट्री अलायंस ऑल्सो। इंडिया हैज़ ऑलवेज टॉक्ड अबाउट बीइंग अ विश्वमित्र। हाँ, इसको लेके आप डिबेट ज़रूर कर सकते हो कि हमारे पास प्रोसेस, इंस्टीट्यूशंस, बैकिंग नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे डीएनए में तो है। एंड धीरे धीरे the way we are moving in IR, there is a high probability that we are going to be one of the strong leaders of the global south. एंड जब भी कोई लीडरशिप रोल लेता है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है उससे इन्फ्लुएंस होती हैं। तो आई थिंक अगर इंडिया लीडरशिप रोल लेगा तो पूरी दुनिया को, जो बाकी नेशंस हैं, लेट इट बी अफ्रीका हो जाए या बाकी सारे नेशंस, उन सभी को फ़ायदा होगा। एब्सोल्युटली। वो तो अभी दिखने भी लगा है, राइट? ऐसा तो नहीं है कि दिस सपोर्ट टू इंडिया इज़ मिसिंग। आप चाहे पापुआ न्यू गिनी की बात करें, चाहे आप अफ्रीका की बात करें, चाहे आप यूरोप की बात करें, इट इज़ प्रिटी मच विजिबल दैट इंडिया को अभी बहुत, एवरी कंट्री इज टेकिंग अस वेरी सीरियसली, एंड दे आर प्रोजेक्टिंग अस एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, विच इज़ अ बिग थिंग। सो आई थिंक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, एंड इट्स इम्पेरेटिव ऑल्सो कि हम जो है
वर्ल्ड में एक लीडरशिप का रोल लें। एब्सोल्युटली। सो साथियों, ये थी हमारी कुछ खास बातें दीपान्विता मैम के साथ। आई जस्ट होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आपके जो भी विचार हैं, आपकी जो भी राय है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। एंड दीपान्विता मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू राहुल। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।